ये कहानी है 3 दोस्तों की। इन तीनों में सबसे फिसड्डी है अरिसू। घर के लोग उसे हर रोज लताड़ते रहते हैं कि कहीं जा बाहर निकल, नौकरी वगैरह कर, मगर भाई साहब को तो सिर्फ गेम खेलने से मतलब था। इसी तरह चौथा और कारुबेय भी अपनी अपनी लाइफ में परेशान थे। कारुबेय अपने ही बॉस के पत्नी के साथ 3-5 करते हुए पकड़ा गया। जो पार्ट टाइम जॉब थी वो भी चली गई, तो वही चौथा पैसे तो अच्छे कमाता था, मगर उसकी मम हर महीने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसकी सैलरी मांग लेती थी। मतलब तीनों दोस्तों की लगी पड़ी थी। एक रोज ऐसे ही ये तीनों चिल मारते हुए टोक्यो के सड़कों पर निकल गए। मजाक मजाक में कारुबेय अरिसू को कंधे पर बैठाकर गोल गोल घुमाने लगा। इन्हीं सब कारनामे के बीच ट्रैफिक सिग्नल कब ग्रीन हो गया पता ही नहीं चला। तीनों बीच रोड में फंस गए। तब तक ये बात ट्रैफिक पुलिस को भी पता चल चुकी थी। किसी तरह उनसे बचकर ये वॉशरूम में छिप गए। ट्रैफिक पुलिस वाले अंदर तक आ धमके और दरवाजा खटखटाने लगे। तभी बिजली चली गई। इसके साथ ही बाहर ट्रैफिक वगैरह का शोर शराबा भी बिल्कुल शांत हो गया। जब ये लोग बाहर निकले तो बाहर का नजारा देख हैरान रह गए। आदमी और ट्रैफिक वगैरह तो छोड़ो, एक चिड़िया चुड्डुंग का भी नामो निशान नहीं था। मोबाइल से नेटवर्क भी गायब थे। आखिर टोक्यो के सारे लोग कहाँ गायब हो गए? कारुबेय भागता हुआ अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा, मगर वहां भी सन्नाटा पसरा था। चोटा के ऑफिस का भी वही हाल था। अरिसू भी छान मारा, मगर उसे भी कोई नजर नहीं आया। हार थक कर ये तीनों दोस्त रोड के बीचों बीच बैठ गए। इस पर चर्चा करते करते शाम हो गई, मगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तभी अचानक एक बिलबोर्ड ऑन हुआ जिस पर लिखा था गेम। उसके ठीक नीचे एक एरो का साइन बना हुआ था। आरू तो गेमर था ही, वो तुरंत समझ गया कि उस एरो के साइन की तरफ जाना है। उधर लाइट भी जल रही थी। ये लोग उस लाइट को फॉलो कर एक बिल्डिंग में पहुंचे। उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर ही कुछ मोबाइल रखे हुए मिले जिसमें नेटवर्क नहीं थे। तभी मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया कि 2 मिनट में गेम शुरू होने वाला है। अभी ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही यहाँ एक और लड़की आई। उसका नाम शिबुकी था। ये तीनों उससे पूछते हैं कि टोक्यो के सारे लोग कहाँ गए, क्या तुम्हें पता है? लेकिन उसे भी इनकी तरह ही कुछ पता नहीं था। वैसे वो यहाँ एक गेम खेल चुकी थी। उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर इनविजुअल लेजर लगा हुआ है। एक बार अंदर आ गए तो गेम को जीत कर ही बाहर निकल सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो वो जान जोखिम में डालकर गेम ज्वाइन करने क्यों आई? खैर जो भी हो, अगले ही पल एक और लड़की आ धमकी। गेम ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन के जरिए रूल्स बता दिए गए। फिर लिफ्ट के जरिए इन्हें एक रूम में डालकर बंद कर दिया गया। इस रूम में 2 दरवाजे थे। गेम रूल के हिसाब से 2 मिनट के अंदर इनको सही दरवाजा चुनकर अगले रूम में दाखिल होना है। अरिसू शिबुकी से पूछने लगा कि गलत दरवाजा खोलने पर क्या होगा, मगर वो इनको कुछ नहीं बताती। तब तक सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे। रूम के अंदर धुआं भी भरने लगा, जिससे घबराकर वो अनजान लड़की एक दरवाजे को जैसे ही खोली, लेजर ने उसका काम तमाम कर डाला। यानी सही दरवाजा दूसरा वाला था। इस गेम के बारे में इतना तो पता चल चुका था कि अगर गलत दरवाजे का चुनाव किए तो गए। अगले रूम से बाहर निकलने का तय समय मिला 1 मिनट 50 सेकंड। एक सेकंड घटते जा रहे थे, लेकिन कोई भी रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। जिस पर कारुबेय ने सबको समझा दिया कि बारी बारी सबका नंबर आएगा, और फिर वो तुक्के से सही दरवाजा खोल दिया। इसके अगले कमरे का तय समय है 1 मिनट 40 सेकंड। ये शिबुकी को फोर्स करने लगे कि इस बार उसकी बारी है, लेकिन वो किसी हाल में दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं हुई, जिसे लेकर सभी आपस में ही लड़ने लगे। तभी अरिसू के दिमाग की बत्ती जली। वो कैलकुलेशन करके सही दरवाजे को खोल लिया। दरअसल अरिसू ने बाहर खड़े कार की लंबाई से भांप लिया था कि इस बिल्डिंग की लंबाई 4 कार जितनी लंबी है। जब वो लिफ्ट में इंटर कर रहे थे तो उसने बिल्डिंग की ड्राइंग पर भी गौर किया था, जो कि चौकोर था, लिफ्ट कॉर्नर पर था और एक कमरे की लंबाई थी 6 मीटर। उस हिसाब से इस बिल्डिंग में एक साइड 3 कमरे हुए। इस कैलकुलेशन से ये लोग बिल्डिंग के लास्ट कमरे तक पहुंच गए। लास्ट कमरे का तय समय मिला 10 सेकंड, जिसको पार करते हुए चोटा की एक टांग झुलस गई। जैसे तैसे करके ये सभी बिल्डिंग से बाहर निकल गए। तभी इनके मोबाइल पर गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आया। इतने में शिबुकी की नजर सामने रखे टेबल पर पड़ी, जिस पर चिड़ी की तिग्गी रखी हुई थी। अगले पल तीनों के मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आया कि जिंदा बचे हुए खिलाड़ियों को 3 दिन का वीजा दिया गया है। अभी ये कुछ समझ पाते सामने एक शख्स दिखा, जो इनके बिना कुछ पूछे बताने लगा कि इस गेम का कोई अंत नहीं है। आज मेरा वीजा भी एक्सपायर हो गया। अगले क्षण उसे लेजर से मार दिया गया। ये लोग वीजा की अहमियत समझ चुके थे। अब समझ आया कि शिबुकी सब कुछ जानते हुए भी गेम ज्वाइन करने क्यों आई थी। उसका भी वीजा एक्सपायर होने वाला था। मतलब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो कंटिन्यू इस गेम को खेलते रहना होगा। मन में अनगिनत सवाल लिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ चले। अगली सुबह इनको यहाँ की एक और नई बात पता चली। दरअसल यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह काम नहीं कर रहे थे, लेकिन गेम में जो डिवाइस मिला हुआ था वो पता नहीं कैसे काम कर रहा था। जैसे तैसे करके ये पहले खाने का जुगाड़ किए। फिर बात छिड़ी कि शिबुकी यहाँ कैसे पहुंची, इनके असली दुनिया का क्या हुआ। कहीं ये उस टॉयलेट में से टाइम ट्रैवल करके तो यहाँ नहीं पहुंचे। शिबुकी ने बताया कि 3 दिन पहले ही वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी अचानक सब लोग गायब हो गए। उसी रात को उसने एक गेम ज्वाइन किया जिसमें जहरीली गैस छोड़ा गया था। सारे लोग मारे गए, सिर्फ वो जिंदा बच पाई। जहाँ तक अरिसू समझ पा रहा था कि इस गेम को बनाने वाला कोई ना कोई गेम मास्टर है। अगर ये उस तक पहुंच जाए तो इनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रात को अरिसू और कारुबेय एक गेम को ज्वाइन करने पहुंच गए। वहाँ पर पहले से ही 10-11 लोग गेम में इंटर कर चुके थे। इस बार इनके गेम में आया हुकुम का पंजा। तभी एक शख्स ने अरिसू को बताना शुरू किया कि ये हुकुम का खेल है बाबू, इसमें ताकत बहुत जरूरी है। चारों कार्ड के मायने भी अलग अलग है। जैसे कि चिड़ी के खेल में टीम की लड़ाई तथा ईंट में दिमाग की लड़ाई, और अगर दिल हुआ तो धोखेबाजी, जिसमें लोगों के दिलों से खेला जाता है। वही कार्ड का नंबर मुश्किलें दर्शाता है। जितना बड़ा कार्ड का नंबर होगा उतनी ही ज्यादा मुश्किलें होगी। इतने में सबके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गए, जिसमें लिखा था कि इस बिल्डिंग में टाइम बम लगा हुआ है जो कि 20 मिनट में फट जाएगा। इनको टैगर से बचकर सेफ रूम
को ढूंढना होगा। उसी सेफ रूम के अंदर बम को डिफ्यूज करने का बटन है। टैगर कौन है और आखिर उससे क्यों बच के रहना है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। ये है चिशिया। यहाँ मौजूद सभी खिलाड़ियों में सबसे चालू पुर्जा यही है। टाइमर जैसे ही स्टार्ट हुआ, सभी सेफ रूम ढूंढने में लग गए। तभी टैगर के किरदार का पता चला। वो यहाँ इनको मारने के लिए था। देखते ही देखते कईयों को तो निपटा भी दिया। किसी तरह अरिसू और कारुबे उससे बचकर छिप गए। उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। तो वही दूसरी तरफ शिबुकी चोटा को फुसलाने में लगी थी, ताकि मौका आने पर वो उससे जो चाहे करवा सके। इधर एक शख्स टैगर से बचने के लिए गेम से बाहर भागा तो उसे लेजर से मार दिया गया। शायद आज उसका गेम में पहला ही दिन था। इन्हीं में से एक आगुनी नाम का शख्स कारुबे से टीम अप का प्रस्ताव रखा, क्योंकि अगर उन्हें सेफ रूम तक पहुंचना है तो टैगर को मारना होगा। मिलकर मारेंगे उसे, बाकी बचे लोग सेफ रूम को ढूंढेंगे। इन्हीं में एक लड़की थी यूसजी, जो कि क्लाइंब करने में मास्टर थी। उसका प्रोफेशन ही यही था। इतने ही देर में उसने टॉप फ्लोर के सारे कमरे चेक कर लिए थे। अरिसू और वो मिलकर डिसाइड किए कि दोनों अलग अलग फ्लोर को चेक करते हैं, इससे कम समय में ज्यादा कमरे चेक कर पाएंगे। यहाँ सभी सेफ रूम ढूंढने में परेशान थे, तो वहीं चिशिया मस्त कोने में खड़ा होकर गेम को एंजॉय कर रहा था। देखते ही देखते 8 मिनट बीत चुके थे, लेकिन किसी को अभी तक सेफ रूम नहीं मिल पाया था। वहीं दूसरी तरफ आगुनी उस टैगर को मारने के लिए अपने एक प्यादे की बलि चढ़ा दिया। जैसे ही उस टैगर की गन रिलोड पर गई, ये लोग उस पर टूट पड़े, मगर वो टैगर अकेला ही इन पर भारी पड़ रहा था। किसी तरह ये टैगर को उलझा कर रखे, जिस वजह से अरिसू और चिशिया को मौका मिल गया और वो सेफ रूम ढूंढ लिए। दरअसल वो दोनों समझ चुके थे कि टैगर ने इसी रूम को बचाने के लिए सबसे ज्यादा गोलियां चलाई थी। उधर आगुनी लड़ते लड़ते आखिर टैगर को मार डाला। इधर ये सेफ रूम के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, अंदर एक और टैगर बैठा हुआ था। ये टैगर भी इनकी तरह ही थे। फर्क सिर्फ इतना था, इन्हें गेम फिनिश करने के लिए सभी प्लेयर्स को मारना तथा सेफ रूम को बचाना था। किसी तरह चिशिया उसकी गोलियों से बचकर रूम के बाहर निकल गया, जबकि अरिसू अंदर वाले रूम में अपने आप को लॉक कर लिया। यानी टैगर बीच के रूम में ही लॉक हो गया। अरिसू जिस रूम में अपने आप को लॉक किया, उसी में बम को डिफ्यूज करने के बटन लगे हुए थे, जिन्हें एक साथ दबाना था। वो फौरन खिड़की से बाहर चिल्लाकर सबको बताया कि उसे सेफ रूम मिल गया है, मगर गेम खत्म करने के लिए 2 लोग चाहिए। यूसाजी ने सुन तो लिया, लेकिन जहाँ पर वो थी वहाँ से अरिसू बहुत दूरी पर था। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये वहाँ पहुंचे टाइम ही खत्म ना हो जाए। इतने में वो टैगर जो बीच के रूम में फंसा था, वो लॉक तोड़कर अरिसू पर धावा बोल दिया। उनके हाथापाई के बीच एक तरफ से चिशिया तथा दूसरी तरफ से यूसजी आधम के। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। चिशिया ने ट्रेजर यूसाजी की तरफ उछाला, जिससे टैगर को बेहोश करके समय रहते दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस कर दिए। अगर 1 सेकंड और देर हो जाता तो मामला खत्म था। अगले कुछ सेकंड में गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन भी आ गया। तभी वो टैगर भी होश में आ गई। असल में वो एक महिला थी। वो गेम जीत ना सके, इसलिए उसके गले में लगा कॉलर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। उसके चिथड़े उड़ गए। दूसरी तरफ आगुनी टैगर के बॉडी से गन वगैरह ले रहा होता है। इतने में उसके प्यादे के पास से कारुबे को एक वॉकी टॉकी मिला, जिसमें कोई ऑर्डर्स दे रहा था कि बीच पर तत्काल वापस लौट जाए। कारुबे इसका मतलब नहीं समझ पाया। इधर चिशिया को टैगर की जेब से एक नक्शा मिला, जिसे लेकर वो लोग अपने अपने अड्डे पर लौट चले। अपने दोस्तों को वापस जिंदा देख छोटा खुश होकर उनको गले लगा लिया। कारुबे को चोट लगा था तो पहले ये उसका मरहम पट्टी किए। कारुबे अपने साथ उस वॉकी टॉकी को भी ले आया था। उसे उम्मीद थी कि वॉकी टॉकी पर जो बंदा वापस लौटने को बुला रहा था, असल में वहाँ कोई शेल्टर वगैरह होगा, जहाँ पर ढेर सारे प्लेयर्स रहते होंगे। शायद वहाँ जाकर इनको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मगर आज तो शिबुकी और चोटा का वीजा खत्म होने वाला है, जिस कारण ये सभी डिसाइड किए कि आज रात गेम में हिस्सा लेंगे और अगले दिन बीच को ढूंढने निकलेंगे। किसी तरह दिन काटने के बाद जब गेम ज्वाइन करने जाने का टाइम हुआ तो कारुबे का कुछ पता ही नहीं था। दरअसल वो अपने बार में पहुंचा था। गर्लफ्रेंड को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, मगर उससे पहले ही सब गुड़ गोबर हो गया। अब चाहे जो भी हो, उसके लिए उसने हर हाल में अपनी दुनिया में वापस लौटने का प्रण किया। वापस लौटा तो चोटा उस पर फिरन था, क्योंकि बात सिर्फ उसकी जान की नहीं शिबुकी की भी थी। अगर वो आज रात गेम ज्वाइन नहीं किए तो शिबुकी बेचारी मर जाएगी। कारुबे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अचानक उसे शिबुकी की इतनी फिक्र क्यों होने लगी। जैसे तैसे करके ये लोग एक गेम में इंटर कर गए। अंदर पहुंचे तो देखे कि टेबल पर कुछ टूल्स और 4 ग्लासेस रखे हुए थे। तभी सामने लगे टीवी स्क्रीन पर बताया गया कि गेम ज्वाइन करने के लिए ग्लासेस को पहन ले। चारों ने ऐसा ही किया। इनकी गेम आईडी भी स्क्रीन पर शो होने लगी। इस बार पड़ाव मिला दिल का सत्ता, यानी कि इस गेम में अपनों से धोखेबाजी करनी पड़ेगी और दिल टूटेंगे, जैसा कि उस टोपी वाले ने बताया था। रूल्स की बात करें तो इन चारों में 3 के पास भेड़ तथा एक पास भेड़िए का टैग होगा। भेड़िए से आंख मिलते ही भेड़िए का टैग भेड़ के पास ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट में भेड़िए का टैग जिसके पास रहेगा उसकी ही जीत होगी। बाकियों का क्या हाल होगा वो तो गेम मास्टर के ऊपर है। इस गेम के लिए तय समय मिला 15 मिनट। गेम का नियम समझते ही शिबुकी कहती है, सुनो सब लोग, मेरे पास एक प्लान है। और फिर भेड़िए से आंख मिलाकर भेड़िए का टैग ली। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते भाग कर छिप गई। अब ये तीनों परेशान हो गए क्योंकि इनके पास भेड़ का टैग है, मगर जीतने के लिए तो भेड़िए का टैग चाहिए। फिर क्या था, लुका छुपी का खेल स्टार्ट हुआ। वैसे एक चीज इस गेम का काफी बढ़िया था, तीनों के ग्लासेस एक दूसरे से कनेक्ट थे, जिस कारण ये चारों एक दूसरे को सुन पा रहे थे। चौथा शिबुकी को वापस बुलाने लगा कि वो चारों मिलकर सोल्यूशन निकाल लेंगे। इस गेम का कोई ना कोई तोड़ तो होगा ही, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। काफी खोजबीन करने के बाद आखिरकार कारुबे उसे ढूंढ निकाला। दोनों की झड़प में कारुबे की आंख जैसे ही शिबुकी से कनेक्ट हुई, भेड़िए का टैग कारुबे के पास ट्रांसफर हो गया। तभी वहां पर अरिसू भी आधा का और कारुबे को समझाने लगा कि वो मिलकर इस गेम का कोई हल निकाल लेंगे। जैसे ही उसकी आंख कारुबे से कनेक्ट हुई, उसके पास भेड़िए का टैग चला आया। दोस्ती गई
भाई साहब भेड़िए का टैग मिलते ही ऐसे दुम दबाकर भागा कि फिर नजर नहीं आया। उसके भागने में चोटा भी उसका साथ देने लगा, क्योंकि उसे आरिसू पर पूरा भरोसा था कि उन्हें बचाने के लिए वो कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेगा। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। इधर कारुबे आरिसू को लताड़ना शुरू किया कि हम सब साथ में इस गेम का हल निकालने वाले थे ना, फिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया? ऐसा क्यों किया आरिसू? आरिसू के पास उसके बातों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप गर्दन में लगे कॉलर को खोलने की कोशिश में जुटा था। काटना भी चाहा, मगर उस टैगर की दुर्दशा जहन में आते ही उसकी रूह कांप उठी। देखा जाए तो इस गेम से पार पाने का उसके पास कोई तोड़ नहीं था, इसलिए हार मान वही बैठकर रोने लगा। उसे रोते हुए सुनकर कारुबे और चोटा भी मामला समझ चुके थे। अपने दोस्तों के साथ बिताए वो सुनहरे पल भी उसे याद आने लगे। हर रोज घर से ताने सुनने के बाद एक वही दोनों तो थे जो खराब मूड में भी माहौल बना देते थे। आरिसू ने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो भी ये गेम जीते उसे नहीं जीतना। फिर कारुबे और चोटा से कहने लगा कि तुम लोगों को मारकर मुझे नहीं जीतना, कहाँ हो तुम लोग? और फिर वो दीवानों की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वो दोनों उसे सुनकर छिप गए। चोटा शिबुकी को भी पकड़ रखा था। लास्ट के जब 30 सेकंड बचे तो चोटा ने हंसते हुए कहा, आरिसू तुम हमारे लिए जियो। कारुबे भी यही चाहता था। उनकी इस कुर्बानी को देख शिबुकी के आंखों से भी आंसू छलक उठे। कारुबे को सामने देख जब तक आरिसू उसके करीब पहुंचता उससे पहले ही कारुबे के गले का कॉलर ब्लास्ट हो गया। शिबुकी तथा चोटा भी मारे गए। इस सदमे से आरिसू उभर नहीं पाया और जिन्हें की आस छोड़ दिया। रोड पर पड़े पड़े उसे 3 दिन गुजर चुके थे। भाग्य संयोग उसी रास्ते से यूसाजी गुजर रही थी। उसने आरिसू को देखते ही पहचान लिया। मदद के लिए हाथ भी बढ़ाई, मगर आरिसू का कहना था कि वो यही पड़े पड़े मर जाना चाहता है। खैर उसकी मर्जी। उसाजी उसे वही छोड़ अपने ठिकाने पर लौट आई। अगले दिन उससे उसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसे उठाकर अपने अड्डे पर लेकर आई। जीने के लिए मोटिवेट भी की। बताई कि अगर मरना ही मुकद्दर में है तो इस गेम मास्टर को ढूंढते हुए मरेगे। तुम्हारी ये जिंदगी तुम्हारे दोस्तों ने जितने के लिए दिया है, मरने के लिए नहीं। उसकी बातों से मोटिवेट होकर आरिसू एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ बीच को ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि इनके सवालों के जवाब बीच पर ही मिल सकते थे। ये दोनों शहर का चप्पा चप्पा छान मारे, साथ मिलकर कई गेम्स भी खेले, मगर बीच का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और अलग अलग होकर गेम खेलने वाले प्लेयर्स पर नजर रखने लगे। तभी आरिसू ने कुछ प्लेयर्स के कलाई पर एक बैंड देखा। सेम इसी तरह का बैंड तो आगुनी पहनता था। उसी के फ्रेंड के वॉकी टॉकी पर बीच से बुलावा आया था, यानी ये बैंड पहनने वाले लोग बीच के हो सकते हैं। यूसीजी के साइड भी 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने बैंड पहना था। जैसे ही गेम खत्म हुआ ये दोनों उनका पीछा करने लगे और बीच को ढूंढ निकाले। जब तक कुछ और सोच पाते उससे पहले ही बीच के लोग इन्हें उठा ले गए। वहां पर इनकी मुलाकात बीच के कुछ खास मेंबर्स से हुई। वो लोग इनको पकड़कर पूछने लगे कि यहाँ ताक झांक क्यों कर रहे थे। आरिसू बताया कि उन्हें इस गेम के क्रिएटर्स की तलाश है। हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए, जैसे कि हमारी असली दुनिया कहाँ गई, हम इस गेम के अंदर कैसे आए, किस तरह इस गेम से बाहर निकलना है। तभी वहां पर बीच का मालिक टोपी वाला आता है। वो बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, गेम के सारे लेवल पार करो, 52 कार्ड हासिल करो, फिर जाके शायद कोई एक ही यहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट सकता है। टोपी वाला ने इनके कार्ड्स भी ले लिए थे। इनके पास दिल का सत्ता देख वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास अभी तक दिल का सत्ता नहीं था। वो बिना इनकी मर्जी जाने अपने गिरोह में शामिल कर लिया कि आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए खेलोगे, अगर मना किए तो जान से जाओगे, रिस्क उठाएंगे ये और कार्ड बटोरेगा वो। मतलब ये दोनों यहाँ आकर फंस चुके थे। आज रात उनका वीजा भी खत्म होने वाला था। टोपी वाले ने अपने सभी प्लेयर्स के लिए यहाँ पूरा माहौल सेट कर रखा था। पूरे शहर में कहीं भी लाइट नहीं थी, मगर यहाँ हर एक चीज की सुविधा थी। खाओ पियो जो मर्जी करो, किसी चीज पर पाबंदी नहीं थी। उसागी और आरिसू भी बीच के मेंबर बन चुके थे। वैसे ये समंदर के किनारे वाला बीच नहीं, बल्कि एक आलिशान होटल था जिसका नाम टोपी वाले ने बीच रखा था। वहीं आज रात जितने भी लोग गेम ज्वाइन करने वाले थे, टोपी वाला उन सबका हौसला अफजाई करता है और कहता है कि जीतने के लिए जी जान लगा देना। चिशिया भी इस बीच का मेंबर था। असल में वो यहाँ पर रहकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, जिसमें उसका साथ ये क्वीन नाम की लड़की दे रही थी। देखते ही देखते सभी खिलाड़ी गेम ज्वाइन करने के लिए टोक्यो शहर में अलग अलग जगहों पर निकल पड़े। आप जो इन मोहतरमा को देख रहे हैं, इनका नाम है हान। इन्हें खास तौर पर बीच के मालिक टोपी वाले ने आरिसू के दिमाग को परखने के लिए भेजा है। इस गेम का पड़ाव मिलता है ईट का चौका। ईट मतलब दिमाग का खेल। एक बल्ब जिसके 3 स्विच थे, किसी एक स्विच से ही बल्ब जलेगा। एक बार में सही स्विच का चुनाव करके बताना था कि किस स्विच से बल्ब ऑन होगा। गलत हुए तो गेम ओवर। वही दरवाजे को लॉक करके बल्ब को बिना देखे कितने बार भी स्विच को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अगर फेल हुए या फिर टाइम खत्म हुआ तो पानी बिजली के तारों को टच कर जाएगा। टाइम स्टार्ट होते ही सब अपना अपना दिमाग चलाने लगे। जैसे जैसे रूम में पानी भरता जा रहा था, उनके बीच टेंशन बढ़ता जा रहा था। एक पापा की परी ने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया और सबसे पहले पास भी हो गई। तय समय था 5 मिनट, जिसमें से 4 मिनट तो ऑलरेडी निकल भी चुके थे। तभी एन वक्त पर आरिसू का दिमाग चला और वो फौरन क्वीन को दरवाजा बंद करने को बोला। दरवाजा बंद होते ही पहले स्विच को ऑन करके कुछ सेकंड तक इंतजार किया, फिर स्विच ऑफ करके दरवाजा ओपन करवाया, फिर जाके बल्ब को छूकर चेक करने को कहा। मतलब जिस स्विच के ऑन करने पर बल्ब गर्म होगा, वही स्विच इनके गेम का आंसर है। आरिसू के मार्फत ये लोग इस गेम को जीत लिए। हर बार की तरह जीते हुए खिलाड़ी बीच पर लौटकर पार्टी करते हैं। ये दोनों भी शामिल हुए। उसी रात पार्टी में आगुनी और उसके पंटर भी आ धमके। क्वीन ने आरिसू को सावधान किया कि ये लोग बीच के आतंकी है। इनका सन की लीडर आगुनी STS फोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर है। बीच के सारे हथियार उसके ही कंट्रोल में है। इनसे दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है। इतने में उसने यूसीजी को उठवा लिया।
आरिसू बीच बचाव करने उठा तो उसे भी लपेटकर पैर तोड़ने ले जाने लगे। वो तो गनीमत रहा कि बीच मालिक टोपी वाला ऐन वक्त पर आ धमका, वरना आज इन दोनों की खैर नहीं थी। उसने आगुनी को वार्न किया कि उसके रहते वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके बनाए रूल चलते हैं। चल सबको बता कि यहाँ का बॉस कौन है। कुछ तो बात थी टोपी वाले में जिसकी वजह से आगुनी कहने पर मजबूर हो गया कि टोपी वाला ही यहाँ का बॉस है। खैर जो भी हो, टोपी वाले ने तुरंत ही अपने खास मेंबर्स को मीटिंग में इनवाइट किया। मीटिंग शुरू हुई। अरिसू को भी खास मेंबर्स की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इनके पास ईंट की चौकी नहीं थी, अरिसू के बदौलत वो भी मिल चुकी है। अब बाकी रह गया है तो सिर्फ दिल का दहला और फेस कार्ड, जैसे कि गुलाम, बीवी और बादशाह, यानी 13 कार्ड अभी भी गेम में आने बाकी है। टोपी वाले ने सबको बताया कि जैसे ही 52 कार्ड पूरे हो जाएंगे वो अपनी दुनिया में लौट जाएगा। उसके जाने के बाद इस बीच को संभालने की जिम्मेदारी खास मेंबर्स के पास होंगी। अगली सुबह हम आरिसू और यूसेजी को देखते हैं जो भूख से परेशान होकर खाने के जुगाड़ में निकले। इधर उधर भटक ही रहे थे कि तभी गोली चलने की आवाज आई। कुछ लोग थे जो किसी को मारकर ट्राली में फेंक गए। ट्राली के अंदर का नजारा देख अरिसू दंग रह गया। इतने में सामने क्वीन और चिशिया मिले। उन्होंने बताया कि बीच के गद्दारों का यही हस्र होता है। ये जानते हुए भी चिशिया टोपी वाले को टोपी पहनाने की फिराक में था। अरिसू और यूसेजी चालाक तो थे ही, इसीलिए उन्हें अपनी टीम में मिलाकर वो एक प्लान बनाया। वैसे सबको पता ही है कि टोटल 52 कार्ड इकट्ठा करना कितना मुश्किल है। इन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस टोपी वाले के सारे कार्ड चुराने हैं और बचे हुए 13 कार्ड्स को इकट्ठा करके सभी एक साथ इस गेम से चंपत हो जाएंगे। आज रात इन्हें मौका भी मिल सकता है क्योंकि आज टोपी वाले के वीजा का लास्ट डेट है। जब तक वो गेम में रहेगा ये उसका गेम बजा देंगे। अब रात को हम टोपी वाले के पीछे किसी अनजान शख्स को देखते हैं जो पता नहीं क्यों टोपी वाले का पीछा कर रहा था। खैर जो भी हो, अगली सुबह धूप सेकते हुए एक महाशय को ख्याल आया कि जानलेवा गेम खेलने से अच्छा क्यों ना वो लोग बॉट लेकर टोक्यो से बाहर भाग जाए। एक पुराने प्लेयर ने बताया कि कुछ लोग ऐसा करके जान गंवा चुके हैं। दरअसल टोक्यो के चारों तरफ इनविजिबल लेजर लगा हुआ है। जो भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है वो मर जाता है। मतलब देखा जाए तो इस जंजाल से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। कुछ का तो ये भी मानना था कि एलियन दुनिया पर कब्जा करके ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, वरना उन्हें बचाने दुनिया की कोई ना कोई फौज तो आई होती। मतलब यहाँ बातचीत भी नेक्स्ट लेवल की चल रही थी। तभी एक शख्स खान के पास भागता हुआ गया और बताया कि मैटर हो गया है। जाकर देखें तो टोपी वाले की डेड बॉडी पड़ी थी। बीच के कुछ मेंबर्स को टोपी वाले की लाश रोड किनारे पड़ी मिली। मौत तो गोली लगने के कारण हुई थी, मगर गेम के अंदर मरा या किसी ने साजिश करके मार डाला ये कोई नहीं जान पाया। इससे पहले कि ये बात बाहर जाए, बीच के 2 नंबर का प्लेयर कजूरी अगला लीडर बनने का दावा ठोक दिया। नियमों के हिसाब से ये सही भी था क्योंकि टोपी वाले के बाद सबसे ज्यादा गेम जीतने वाला वही था। वो रैंकिंग में 2 नंबर पर था, मगर आगुनी ने ये होने नहीं दिया। निरागी और बैरागी अगला लीडर चुनने के लिए खास मेंबर्स की वोटिंग कराए और सबको डरा धमकाकर जीत भी गए। मतलब चित्त भी उनका तथा पट भी उनका ही था। शाम होते ही सबको हाल में इकट्ठा करके अनाउंस भी कर दिया गया कि टोपी वाला गेम में मारा गया। आज और अभी से यहाँ का लीडर आगुनी है। जब तक आगुनी अपनी स्पीच खत्म करता, चिसिया अरिसू को कार्ड चुराने के लिए टोपी वाले के रूम में भेज चुका था। बाहर से यूसीजी और क्वीन भी नजर रखे हुए थे। तभी अरिसू को ढूंढते ढूंढते एक लॉकर मिला। चिसिया ने तुरंत उसका पासवर्ड बताया 8055, जो कि टोपी वाले की अंगूठी का नंबर था। अरिसू ने पासवर्ड डाला लेकिन पासवर्ड गलत था। कई बार ट्राई करने पर लॉकर से बीप का साउंड भी आने लगा। असल में चिसिया ने तुक्का लगाया था। अरिसू को फंसता देख वो उसको पकड़वाकर आगुनी की नजर में हीरो बन गया। बेचारा अरिसू मुंह ताकता रह गया। सजा के तौर पर मरने के लिए उसे होटल के एक रूम में लॉक कर दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी चिशिया अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा और उसी रात को टोपी वाले के रूम में पहुंचकर असली लॉकर को ढूंढ निकाला। दरअसल कार्ड चोरी का सुनकर आगुनी घबराहट के मारे बार बार इस पेंटिंग की तरफ ही देख रहा था। चिशिया समझ गया कि हो ना हो मामला इसी के अंदर है। वही पासवर्ड फिर से डाला और बस काम ओके हो गया। वैसे उसने सारे कार्ड चुरा तो लिए लेकिन भाग नहीं सका क्योंकि आज ये पूरा होटल ही गेम अरेना में तब्दील हो चुका था। यहाँ से निकलने के लिए अब एक ही रास्ता है, उसे इस गेम को जीतना होगा। इस बार पड़ाव मिला दिल का दहला। इस दिल के खेल में पता ही है कि क्या होता है। इसी अफरा तफरी के बीच फर्श पर एक लड़की की लाश पड़ी मिली। नोटिफिकेशन आया कि उस लड़की को एक विच ने मारा है, मतलब किसी चुड़ैल ने मारा है। यहाँ मौजूद लेडीज और जेंट्स में से विच कोई भी हो सकता है। गेम खत्म करने के लिए इन्हें विच को ढूंढकर आग के हवाले कर देना है। तय समय है 2 घंटे। इतने में एक लड़की बोली कि इस लड़की को इन आतंकियों ने मारा होगा। विच इनमें से ही कोई एक है। अगले ही क्षण बैरागी ने तलवार उसके सीने के आर पार कर डाला। आगुनी ने सबको वार्न किया कि जो भी इस लड़की का कातिल है वो अपनी मर्जी से सामने आ जाए, वरना वो एक एक को चुन चुनकर आग के हवाले कर डालेगा। जब कोई सामने नहीं आया तो निरागी ने फायरिंग शुरू कर दिया। पूरे होटल में हाहाकार मच गई। आगुनी के लोग सबको दौड़ा दौड़ा कर कत्ल करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बैटल रॉयल गेम चल रहा हो। कुछ ने बाहर आग जलाई और बॉडीज को आग के हवाले करने लगे। ये तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि विच को आग के हवाले ना कर दे। वही एरिसु गेम ज्वाइन नहीं कर पाया था। यूसेजी उसके लिए एक मोबाइल लेकर कुछ लोगों के साथ ढूंढने निकली तो थी, मगर इस होटल के हर कमरे को चेक करना आसान नहीं था। ऊपर से आतंकियों का खतरा अलग से था। बहुत सारे लोग तो उनके डर से कमरों में छिपे हुए थे, जिनको बाहर निकालने के लिए बैरागी होटल में आग लगा दिया। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कातिल का पता लगाने के लिए कुछ तो जुगाड़ कर रही थी। क्वीन के पूछने पर उसने बताया कि वो टोक्यो पुलिस के फॉरेंसिक टीम में थी। चाकू पर लगे फिंगरप्रिंट से वो कातिल का पता लगा सकती है। ये दोनों फिंगरप्रिंट लेने अभी जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में बैरागी इनको घेर लिया। आन वहां से कातिल का पता लगाने निकल गई, जबकि क्वीन बैरागी से भिड़ गई। काफी देर तक ये दोनों यूं ही लड़ते रहे। तब तक हान चाकू उस लड़की के बॉडी से निकालकर फिंगरप्रिंट देख भी ली और समझ भी गई कि कातिल कौन है। जैसे ही सबको बताने के लिए बाहर निकली तो उसे आतंकियों ने मारकर बेहोश कर डाला। उधर ओसागी ने अरिसु को ढूंढ लिया। अरिसु
अरीसू इस गेम का पड़ाव दिल का दहला सुनते ही समझ गया कि इस गेम में अपनों से चिटिंग करना पड़ता है, किसी अपने की जान लेनी पड़ती है, तभी इस गेम का मकसद पूरा होता है। दूसरी तरफ चिशिया को लग रहा था कि आगुनी और उसके पंटर्स में से कोई एक विच है, क्योंकि बेसमेंट में ही पावर सप्लाई का मेन पैनल तथा हथियारों का जखीरा है। वहाँ आगुनी के लोगों के सिवा किसी का एंट्री अलाउ नहीं है। इससे पहले तक होटल में लाइट जनरेटर से चलती थी, किसी ने आज रात इलेक्ट्रिक सप्लाई का बटन ऑन कर दिया होगा, जिस वजह से गेम के क्रिएटर्स को होटल को गेम अरेना में तब्दील करने का मौका मिल गया। शायद वो तुम ही हो। अगले ही पल चिशिया ने निरागी को जिंदा आग के हवाले कर दिया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो तड़फड़ाता हुआ स्विमिंग पूल में जा गिरा। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। इतने सारे लोगों को मारने और जलाने के बाद भी गेम खत्म नहीं हुआ, यानी कातिल अभी भी जिंदा है। बचे हुए लोग एक बार फिर हाल में इकट्ठा हुए। उनमें आरिसू भी था। उसने सबसे निवेदन किया कि कोई खून खराबा नहीं होगा, हम सब मिलकर कातिल को ढूंढ लेंगे। मगर आगुनी विच को ढूंढने के बजाय सबको मारने पर तुला था, जिस वजह से सबको लगने लगा कि आगुनी ही विच है। एकाएक सब उसकी तरफ गन पॉइंट कर लिए, मगर उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगुनी पर गोली चला सके। तभी अरीसू के दिमाग की बत्ती जली। अचानक वो बोल पड़ा कि आगुनी विच नहीं है। इस दिल के गेम में किसी अपने को खोना पड़ता है। जो लड़की मरी हुई है यह सबको पता है, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो अभी भी जिंदा है। तो ऐसा मुमकिन है कि इस दिल के गेम में उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की जान लेने का टास्क मिला हो, इसलिए अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के बजाय उसने अपनी जान खुद ही ले ली होगी। इतने में निरागी आधम का तथा लगे हाथ धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दिया। जो बचे खुचे लोग थे उनमें से भी अनगिनत लोग मारे गए। निरागी आरिशु पर भी गोली चलाया, पर उसके सामने आगुनी आधम का और निरागी पर हमला करते हुए धुएं के अंदर चला गया। वही ये लोग उस लड़की के बॉडी को लेकर जैसे ही आग के हवाले किए, गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन बज उठा। दूसरी तरफ हम चिशिया को देखते हैं। वो दिल के ढल्ले को कलेक्ट कर उस नक्शे का भी भेद मालूम कर चुका था। असल में ये नक्शा सबवे स्टेशन का नक्शा था। वहां जाने पर एक कंट्रोल रूम मिला जहां कुछ मरे हुए कर्मचारी थे जो शायद गेम को यहाँ बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे थे। इनकी मौत भी लेजर से हुई थी। यकीनन इन्हें नंबर कार्ड को डिफेंड करने का टास्क मिला होगा। आज ये नंबर कार्ड का आखिरी कार्ड भी डिफेंड नहीं कर सके, इसलिए गेम के क्रिएटर ने इन्हें भी मार डाला। तभी अचानक वहां की सारी एलईडी ऑन हो गई। स्क्रीन पर थी बीच की खास मेंबर्स में से एक मीरा। वो इनको सारे नंबर कार्ड जीतने पर बधाई देती है, साथ ही साथ सूचित भी करती है कि कल से फेस कार्ड का गेम शुरू होगा, जिसके लिए हमने ढेर सारे गेम बनाए, सभी मिलकर खेलेंगे। मीरा को इस लेवल पर देख वहाँ किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि इन सारे गेम्स को बनाने में उसका हाथ है। खैर, इसके पीछे जो भी हो, अगले दिन जब हुकुम का बादशाह मैदान में आया तो सब